किशन लाल जी सदमे में पत्थर हुए बैठे थे। घर का माहौल ऐसे शांत हो गया है जैसे अमावस की रात में खाली आसमान। दोपहर में पत्नी के चौथे की रस्म करके वापस आए, तब से घर में गहमा गहमी मची हुई थी। शाम तक दूर के रिश्तेदार वापस जाने लगे थे। बचे हुए रिश्तेदार आगे का कार्यक्रम क्या है और कैसे करना है, इस बात पर बैठकर विचार कर रहे थे। अचानक उनका बड़ा बेटा बोल पड़ा, आप सब देख लो, जैसे भी करना है। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मेरी कल शाम की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है। इससे ज़्यादा छुट्टियाँ मुझे नहीं मिली है। और अब वैसे भी जो होना था वह तो हो गया। मेरे यहाँ बैठे रहने से माँ जिंदा तो नहीं हो जाएगी। किशन लाल जी के बड़े बेटे की इन बातों से वहां आए सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को हैरत में डाल दिया। किशन लाल जी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा राहुल है और छोटा बेटा राकेश है। राकेश ने तो पहले ही फोन करके आने में असमर्थता जाहिर कर दी थी, जबकि बड़ा बेटा राहुल आया तो उसने ऐसी बातें कही कि किशन लाल जी का कलेजा छलनी हो गया। अपनी ही औलाद के इतने रूखे व्यवहार से आज वो अंदर तक आहत हो चुके थे। लेकिन पिता पर क्या बीतेगी, इस बात से राहुल को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन तय समय पर राहुल वापस लौट गया। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए। अब घर पर केवल किशन लाल जी और उनका नौकर राजू ही रह गए थे। दुख और परेशानी से घिरे किशन लाल जी आज अपनी पत्नी को याद करते हुए डायरी लिखने बैठ गए। उदासी असहनीय हो गई तो उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की दो बूंदें अपने आप टपक कर डायरी पर फैल गई। फिर वे अपनी भावनाओं को शब्दों का रूप देने लगे। सीमा, तुम्हारे स्वर्गवासी होने के बाद में कितना अधिक अकेला हो चुका हूँ, यह शायद तुम नहीं समझ सकोगी। तुम क्या गई, यह घर, यह बगीचा और इस घर की सारी वस्तुएं वीरान हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। कितनी तेज रफ्तार दुनिया है ये, जहाँ बेटों के पास ही अपने बूढ़े पिता के साथ बैठकर थोड़ी देर बात करने तक का समय नहीं है। हमारे बेटे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी हमारे मन ने अपने आप को समझा लिया था। फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने लगा है। डायरी में अपने हालात लिखते लिखते किशन लाल जी की आंखें फिर से भर आई। जिंदगी से थक चुकी बूढ़ी आंख और उदास आंखों को किशन लाल जी कांपते हाथों से साफ करने लगे और फिर सोचने लगे अपने जीवन के पिछले सफर के बारे में। कितने खुश थे किशन लाल जी उस समय जब उनका बड़ा बेटा राहुल अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज में बैठा था। राहुल ने इंजीनियरिंग की थी। उसे अमेरिका में थोड़ी सी अतिरिक्त पढ़ाई करनी थी और एक दिन अमेरिका की जानी मानी कंपनी में इंजीनियर का पद पाकर वहाँ हमेशा के लिए उसने अपना स्थान पक्का कर लिया। 2 साल बाद राहुल जब भारत आया था तो शादी करके अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। राहुल के अमेरिका में सेटल होने के साथ साथ ही उसके छोटे भाई राकेश को भी वहां जाने का शौक उठा। वह भी भारतीय लड़की से शादी करके अमेरिका चला गया और वहीं व्यस्त हो गया। दोनों बेटे अपनी घर गृहस्थी में रम गए थे। बूढ़े माता पिता यहाँ कैसे रहेंगे, किसी को ख्याल नहीं आया। अब घर में केवल किशन लाल जी और उनकी पत्नी सीमा रह गए थे। वे किसी प्रकार जीवन रूपी इस नाव की पतवार को संभाले हुए थे। आराम और सहारे की तलाश करते वृद्ध दंपति अब तो यह सोचने लगे थे कि कहीं उन्होंने अपने बेटों को विदेश भेजकर कोई भारी भूल तो नहीं कर दी है। एक दिन सीमा जी रात को सोने गई और फिर कभी जागी ही नहीं सकी। सोते हुए ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे सदा के लिए अपने पति को अकेला छोड़कर चल बसी।
पत्नी के चले जाने के बाद अब किशनलाल जी नितांत अकेले हो गए। न केवल अकेले बल्कि पूरी तरह से दुख में डूब चुके थे। हालांकि दोनों बेटों को उनकी मां की मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बेटों ने जवाब दिया, पिताजी हमारा आना अभी संभव नहीं हो पाएगा। आप मां का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। बेटों की अनुपस्थिति में ही सुमित्रा जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बड़ा बेटा तो अपनी मां के चौथे तक आ गया था, लेकिन छोटा बेटा नहीं आ सका था। दिन बीतते गए और एक दिन अपने अकेलेपन से तंग आकर दीनानाथ जी ने अपने बेटों को वापस भारत आने का आग्रह किया। बेटा, तुम तो जानते हो मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तुम्हारी माँ के बिना एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। यह घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। मेरी बाकी बची जिंदगी मैं अब तुम लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग वापस भारत आ जाओ। तुम्हारे इस बूढ़े बाप को अपनों के साथ की बहुत जरूरत है। रुआसी आवाज में किशनलाल जी बोले, लेकिन बेटों का उत्तर स्पष्ट था, पिताजी अब हमारा भारत आकर रहना संभव नहीं है, और वहाँ अब रह भी क्या गया है। इस तरह का आधुनिक रहन सहन हमें वहाँ नहीं मिल सकता। बेटों का जवाब सुनकर दीनानाथ जी समझ चुके थे कि उनके बेटे पाश्चात्य रीति रिवाजों के बासिंदे बन चुके थे। उनमें विवेक कम और झूठी प्रशंसा के तर्क अधिक थे। अपने बेटों की दलीलें सुनकर किशनलाल जी ने किसी भी बेटे से दोबारा वापस आने के लिए ना तो आग्रह किया, ना ही कोई जिद। उन्होंने अब चुप्पी साध लेना ही उचित समझा था। बेटे फोन करते थे तो हालचाल पूछने पर की फॉर्मेलिटी सी निभाकर फोन रख देते थे। अब तो धीरे धीरे कभी कभार आने वाले टेलीफोन की घंटियां भी सुनाई देनी बंद हो गई। जब भी किशनलाल जी उन्हें फोन करते तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। अब जिंदगी के कटु अनुभवों की धूल में स्वार्थी संतान की यादें धूमिल पड़ने लगी थी। हालात से समझौता करके वे मन मारकर जीने लगे थे। एक दिन जब पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी, जो उनके बचपन के दोस्त भी थे, उनके पास आकर बैठे हुए थे और हालचाल पूछ रहे थे, तभी अचानक उनका छोटा बेटा राकेश बगैर अपने आने की सूचना दिए घर पर आ गया। वर्षों बाद अपने बेटे का मुख देखकर बच्चों के साथ को तरसते किशनलाल जी का सारा गुस्सा पलक झपकते ही हवा हो गया। सारे गिले शिकवे भूलकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। तू आ गया बेटा? दीनानाथ जी ने भरी आंखों से अपने बेटे से पूछा तो वह बोला, पिताजी मुझे आपकी चिंता सताती रहती है कि आप अकेले यहाँ कैसे रहते होंगे, लेकिन मैं भी क्या करूँ, समय ही नहीं मिल पाता कि कुछ दिन यहाँ आकर आपके पास रह सकूँ। आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद करते हैं, इसलिए अब मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ व्यतीत कीजिए। बेटे ने कहा तो किशनलाल जी का उदास चेहरा अचानक मुस्कुरा उठा। तभी बेटा बोला, पिताजी अब आप मेरे साथ चल ही रहे हैं तो ये मकान और दुकान बेच दीजिए, वैसे भी यहाँ रखा ही क्या है। किशनलाल जी के घनिष्ठ मित्र वर्मा जी, जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे, वे सब बातें सुन रहे थे। उन्हें जिंदगी का अच्छा अनुभव था। किशनलाल जी को सलाह देते हुए कहने लगे, किशनलाल, इतनी जल्दी में दुकान और मकान बेचने से तुम्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। तुम बेफिक्र होकर अपने बच्चों के साथ जाओ। जब कोई खरीदार मिलेगा तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। ये बात किशनलाल जी को उचित लगी। वैसे भी अपना पुश्तैनी मकान, जहां उनकी पत्नी की सुनहरी यादें बसी थी, उसे छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। सो अपने मित्र की बात मानते हुए अपने उस मकान को अपने विश्वास पात्र नौकर राजू के हवाले छोड़कर किशनलाल जी एक दिन विदेश की उस भूमि पर सदा के लिए बसने आ गए, जिसके बारे में उन्होंने अब तक किताबों में ही पढ़ा था।
विदेश जाकर वहाँ की चमक दमक देखकर वे हैरान थे और अपने बेटों का साथ पाकर बहुत खुश भी। लेकिन अपने पिता को विदेश लेकर आने के पीछे बेटे का प्यार नहीं बल्कि उसका स्वार्थ छिपा था। और जल्द ही उनके सामने अपने बेटे की मीठी बातों के पीछे छिपे मंसूबे उजागर हो गए। अब तो अमेरिका में रहते हुए उन्हें 1 वर्ष होने को आया था और 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। जिस व्यक्ति ने कभी भारत में रहते हुए 1 गिलास पानी खुद लेकर नहीं पिया था, अब वह व्यक्ति अपने बच्चों के आदेश पर खाना बनाने और पानी पिलाने का विवश हो चुका था। अपने घर में रहते हुए उन्होंने कभी एक रुमाल तक नहीं धोया था और अमेरिका आकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रहे थे। इसके अलावा राजीव के दोनों बच्चों की देखभाल, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाना और वापस लेने जाना, सबके खाना खाने के बाद रसोई घर में बर्तन धोना अब किशनलाल जी के लिए आम बात हो चुकी थी। और बूढ़ा बाप यह सब कुछ चुपचाप करता जा रहा था। कोई और रास्ता भी तो नहीं था किशनलाल जी के पास, लेकिन जरूरत से अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से शरीर पर अधिक भार पड़ने से किशनलाल जी अब बीमार रहने लगे थे। जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाइयों ने भी असर दिखाना बंद कर दिया, तो मजबूर होकर राकेश उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रखने को कहा, लेकिन जब राकेश और उसकी पत्नी पिता की बीमारी पर अतिरिक्त खर्च और समय देने को तैयार नहीं थे। किशनलाल जी का कोई चिकित्सा बीमा तो था नहीं, इसलिए आर्थिक सहायता के लिए जब राकेश ने अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी कार्यालय में अर्जी दायर की, तो उन्होंने भी यही कहकर मना कर दिया कि यह सुविधा केवल प्रवासियों को उपलब्ध है जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ 3 वर्ष तक कार्य किया हो। यह पता चलने के बाद राकेश और उसकी पत्नी सकते में आ गए। दोनों के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि पिताजी को अपने पास बुलाकर रखने से उन्हें एक पंथ दो काज की सुविधा मिलेगी। एक तो उनके दोनों बच्चों को देखने के लिए बेबी सीटर का प्रबंध हो जाएगा और दूसरा सरकार के द्वारा मिलने वाली $500 की सोशल सिक्योरिटी की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अब राकेश और उसकी पत्नी स्वयं को घाटे की स्थिति में पा रहे थे और अब बूढ़े बीमार पिता को बिठाकर खिलाना बेटे बहू को मंजूर नहीं था। उधर किशनलाल जी की बूढ़ी और अनुभवी आंखों ने भी अपने बेटे बहू के बदले स्वभाव को पहचानने में देर न लगाई। वे समझ गए कि अब उनका अपने बेटे और बहू के घर में रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका है। उन्हें समझते देर न लगी कि राकेश का अचानक से भारत लौटकर आना और उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना मात्र प्रेम और अपनेपन का एक झूठा दिखावा था। सच तो यह था कि उन्हें अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए किसी नौकर की जरूरत थी और अब जब वे बीमार रहने लगे हैं, तो बूढ़ा लाचार बाप बेटे व बहू के लिए बोझ बन चुका है। बेटे बहू के रवैये से यह स्पष्ट भी हो चुका था। एक दिन उन्होंने राकेश से कहा, बेटा मेरा यहाँ रहने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है, बेहतर होगा कि मुझे भारत भेजने का प्रबंध कर दो। इतना सुनते ही राकेश गुस्से में आ गया और बहू का पारा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्लाकर बोली, क्या समझ रखा है आपने हमें? कोई कुबेर का खजाना नहीं मिल गया है जिसे जब चाहे जितना चाहे खर्च कर ले। हवाई जहाज का टिकट भी कम से कम $2000 का आएगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अब क्या हम खुद ही को ही बेच दें? अपने बेटे के सामने बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किशनलाल जी स्वयं को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे और फिर राकेश की तरफ देखते हुए रुआंसे स्वर में बोले, तो बेटा मुझे राहुल के घर ही भेज दो, कम से कम तुम पर तो ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। इस पर राकेश अपनी पत्नी से भी अधिक झुंझलाता हुआ बोला, आपको क्या लगता है क्या मैंने उनसे बात नहीं की?
2 दिन पहले ही मैंने बड़े भैया को फ़ोन किया था, लेकिन भैया भाभी दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं ही आपको लेकर आया हूँ, तो इस मुसीबत को केवल मैं ही जानूं और भुगतूं। राजीव के मुंह से ऐसी अनहोनी बात सुनकर दीनानाथ अपना माथा पीटने लगे। वे समझ गए थे कि किसी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। फिर उस घड़ी को कोसने लगे जब बेटे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन्होंने अपना देश छोड़ा था। लेकिन अब वह कर भी क्या सकते थे। स्वयं को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ना ही एकमात्र रास्ता था उनके पास। लेकिन किशन लाल जी की बहू की आंखों में खटकने लगे थे। आते जाते वह उन्हें तिरछी नजरों से देखती रहती थी। एक दिन बड़े ही मनमोहन हाल के साथ बोली, बाबूजी आप घर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, चलिए आज आपको अच्छे कपड़े दिलाकर लाती हूँ। बाहर घूमेंगे तो आपका मन भी बहल जाएगा। बहू का ऐसा व्यवहार उन्हें कुछ अटपटा जरूर लगा, लेकिन वह भी कब से बाहर निकलने को तरस गए थे, तो बहू के कहने पर उसके साथ चलने को राजी हो गए। अपनी कार में बिठाकर उनकी बहू उन्हें मॉल घुमाने के लिए लेकर आई। लेकिन खरीदारी करने के बाद बहू अपना पर्स टटोलने लगी। हाव भाव से वह बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। अचानक बोली, बाबूजी मैं घर से मोबाइल फोन लेकर आना तो भूल ही गई हूँ। मुझे तो सारी पेमेंट मोबाइल से करनी थी। आप यहीं रुकिए, मैं कुछ ही देर में मोबाइल फोन लेकर आई। इतना कहकर राकेश की पत्नी मॉल के बाहर निकल गई और फिर कभी उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे किशन लाल जी अकेले ही मॉल का एक एक कोना घूमकर थक गए और जब उनसे कुछ भी न बन पाया तो थक हार कर मॉल के पास पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपनी बहू के वापस आने का इंतजार करने लगे। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते भूखे प्यासे बैठे बैठे उन्हें शाम हो गई। अंग्रेजी तो उन्हें आती ही नहीं थी। किसी को अपना दुख बताते भी तो कैसे। जेब में केवल $5 पड़े थे। सोचा कि अपने बेटे को फोन करे, लेकिन उन्हें अपने बेटे का फोन नंबर भी याद नहीं था। कभी भूल कर भी उन्होंने यह बात नहीं सोची थी कि यह नौबत भी एक दिन आएगी। बैठे बैठे जब रात हो आई तो मॉल भी बंद होने का समय आया। अब तो किशन लाल जी को भी आशंका होने लगी थी कि वह यहाँ संयोग से अकेले नहीं छूटे हैं, बल्कि उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ा गया है। उनका अपना ही खून उनके साथ ऐसा करेगा, यह सोच सोचकर किशन लाल जी फपक कर रो पड़े। कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी इस हालत को देखा और समझा तो जरूर लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता करने की जहमत नहीं उठाई। किशन लाल जी उठकर अनजान सड़क पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें सामने एक मंदिर दिखाई दिया। अनजान देश में अनजान लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस करते हुए किशन लाल जी ने जैसे ही मंदिर की तरफ देखा तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास हुआ। भगवान के सामने बैठकर खूब रोए और भगवान से पूछने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आज उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान को देखते हुए निढाल से वहीं पड़े रहे। जब मंदिर के कपाट बंद करने का समय आया तो पुजारी की नजर किशन लाल जी पर पड़ी। पुजारी एक युवा भारतीय था। वह उनके पास बैठकर पूछने लगा, क्या हुआ अंकल जी, आप क्यों रो रहे हैं? अनजान देश में किसी के मुंह से हमदर्दी भरे शब्द सुनकर किशन लाल जी और भी जोर से रोने लगे। पुजारी समझ गया था कि यह बुजुर्ग अपने बच्चों से दूर हो गए हैं। उसने सबसे पहले उन्हें पेट भर के लंगर खिलाया और फिर उनसे उनकी परिस्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। लेकिन किशन लाल जी को तो अपने बेटे और बहू के घर का ना तो कोई पता मालूम था और ना ही कोई फोन नंबर याद था। इस कारण पुजारी ने नियमानुसार सबसे पहले पुलिस स्टेशन फोन किया और फिर बाद में आवश्यक पुलिस कार्रवाई के बाद पुजारी ने किशन लाल जी को मंदिर में बने अपने कमरे में रहने की जगह दे दी।
जब किशन लाल जी को कुछ सहज हुए तो पुजारी ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुँचे हैं। तो किशन लाल जी ने उन्हें सब हालत बयां किए। इस पर पुजारी ने कहा, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ऐसी घटनाएं तो यहाँ पर रोज होती हैं। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ पर ले जाती है, लेकिन अपने पास तब तक ही रखते हैं जब तक उनकी सेहत ठीक रहती है और उनके घर का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन पर बुजुर्गों की बीमारी का खर्चा पड़ने लगता है, वे उन्हें बोझ समझकर इसी तरह बेघर कर देते हैं। पुजारी की बात सुनकर किशनलाल जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे उस समय को कोसने लगे जब उन्होंने अपने बेटे के साथ विदेश चलने के लिए सहमति जताई थी। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। अगले दिन ही पुलिस ने मॉल के सीसीटीवी कैमरा से उनकी बहू की पहचान कर ली और उनके बेटे बहू का पता ढूंढ निकाला। लेकिन अब किशनलाल जी ने उनके पास वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। वे भारत वापस जाना चाहते थे, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पुजारी से मोबाइल लेकर अपने दोस्त वर्मा जी को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन बंद पड़ा था। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी जब वर्मा जी का फोन नहीं लगा तो दीनानाथ जी ने अपने नौकर राजू को फोन किया। राजू ने जैसे ही फोन उठाया तो किशनलाल जी का हाल चाल पूछने लगे। आप कैसे हैं बाबूजी? तबीयत तो ठीक रहती है ना आपकी? आपकी बहुत याद आती है। नौकर के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर उनकी आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। उन्होंने उसे अपना हाल कह सुनाया और उसे वर्मा जी से मिलकर टिकट के पैसों का इंतजाम करने के लिए गुजारिश भी की। राजू किशनलाल जी की यह हालत जानकर स्तब्ध रह गया था। सोचने लगा कि माँ जी के होते हुए बाबूजी पर दुख की आंच न आती थी और आज इस हालत में बेगानी धरती पर जीने को मजबूर है। वो याद करने लगा, बाबूजी ने मेरी बहुत मदद की है। जब मेरी माँ बीमार थी तो उन्होंने उनके इलाज का सारा खर्चा उठाया था और जब मैंने पैसे वापस देने चाहे थे तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था। इतने एहसान उन्होंने मुझ पर किए हैं। इस मुसीबत की घड़ी में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आज उनके एहसान चुकाने का समय आ गया है। यह सोचकर राजू ने उनकी मदद करने की ठान ली और जैसे तैसे करके 5 दिनों के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचवा दिए और हफ्ते भर में दीनानाथ जी वापस घर पहुंच गए। घर पहुंचकर राजू से मिलकर बहुत रोए। उसे बताया कि किस तरह विदेशी धरती पर पल पल काटना भी उनके लिए दूभर हो गया था। अगले दिन वर्मा जी को शुक्रिया अदा करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो पता चला कि वर्मा जी तो 1 महीना पहले ही यह दुनिया छोड़कर चल बसे। उन्हें जानकर झटका सा लगा, मन की उदासी और गहरा गई। लेकिन फिर अचानक सोचने लगे कि राजू ने पैसों का इंतजाम कैसे किया था। घर पहुंचे तो राजू को अपने पास बिठाया और उससे पूछने लगे कि आखिर उसने इतने सारे पैसों का इंतजाम किया कैसे। लेकिन राजू बताना ही नहीं चाहता था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि अपना छोटा सा मकान गिरवी रखकर उससे ने पैसों का इंतजाम किया था। और फिर किशनलाल जी के चरणों में बैठकर कहने लगा, बाबूजी यह मदद तो कुछ भी नहीं है उस मदद के सामने जो आपने मेरी माँ की बीमारी के वक्त की थी। इतने एहसान हैं आपके मुझ पर तो फिर मैं आपको ऐसी हालत में कैसे देख सकता था। राजू की बातें सुनकर किशनलाल जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। घर वापस पहुंचकर रह रहकर उन्हें ख्याल आने लगता कि राजू से तो मेरा खून का रिश्ता भी नहीं था, जिसने मुसीबत में मेरी इतनी मदद की, और दूसरी ओर मेरे बेटे हैं जिन्होंने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। अपने अतीत में झांकते उबरते किशनलाल जी की बूढ़ी और जीवन से थकी धुंधली आंखों में फिर से आंसू भर आए।
तो उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगा लिया। आज भी अपने बेटों के बारे में सोच सोच कर वे अपने मानसिक संताप से उबर नहीं पा रहे थे। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। फिर ऐसा समय भी आ गया जब किशनलाल जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वे सोच के लिए उठने और चलने को भी लाचार हो गए, लेकिन राजू ने उनकी दिन रात सेवा की। बिना हिचकिचाहट के उनके बिस्तर की गंदगी भी साफ कर देता था। जब उनकी हालत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने वकील को बुलाकर अपनी दुकान, मकान और खुद की कमाई संपत्ति की वसीयत करा दी। उसे पंजीकृत भी करवा दिया। उन्होंने राजू को भी बता दिया था कि उनकी वसीयत उनके वकील आलोकनाथ के पास रखी है और उनकी मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ी जाए, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब उनके घर के आंगन में उनका पार्थिव शरीर रखा था। उनके रिश्तेदारों ने दोनों बेटों को फोन करके खबर पहुंचा दी थी। अगले दिन तक वे दोनों भी पहुंच गए। वकील साहब को भी खबर कर दी गई। उनके पहुंचते ही सबकी नजरें उनके चेहरे पर टिक गई। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं किशनलाल शर्मा अपने इस पुश्तैनी मकान को मैं अपने नौकर राजू के नाम करता हूँ। मेरी दुकान पर भी केवल राजू का ही हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में ज़्यादा तो कुछ नहीं रखा, केवल मेरी कमाई से बचाए गए 50,000 रुपये हैं जिन्हें मैं राजू को देना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही दोनों बेटों की त्योरियां चढ़ गई, लेकिन उन्होंने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। लेकिन वही राजू जोर जोर से रोता जा रहा था। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी जारी रखी। अपनी पत्नी सीमा के गहनों को मैं अपनी दोनों बेटों बहुओं में बराबर बराबर बांटता हूँ, क्योंकि ये मेरी पत्नी की इच्छा थी। इसके अतिरिक्त मैं उन्हें किसी भी अन्य संपत्ति का हकदार नहीं मानता। मेरे पार्थिव शरीर को मुख्य अग्नि देने का हक भी केवल राजू को ही होगा। वह मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैं उसको बेटों से भी बढ़कर मानता हूँ। असल में संतान का सुख तो मुझे उसी से प्राप्त हुआ है। उसकी रगों में मेरा खून नहीं है, परंतु फिर भी मेरी सेवा ऐसे करता है जैसे एक माँ अपने अबोध बच्चे को पालती है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कितना बड़ा अंतर है मेरी खुद की संतान और राजू में। मेरी अपनी औलाद, जिनको मैंने केवल जन्म दिया था और उनके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं होने दी, इस काबिल बनाया था कि वह सिर उठाकर जी सके। इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने आश्चर्य की बात थी कि मेरी अपनी संतान ने मुझ पर ही यह लेबल लगा दिया कि उनका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके और अपने आंसू पोंछने लगे। आसपास खड़े सभी रिश्तेदारों की आंखें भी भर आई थी। इसके बाद उन्होंने अंतिम पंक्ति पढ़ी। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बुढ़ापे में जो दिन मुझे देखने पड़े, ऐसे दिन मेरे बेटों को कभी ना देखने पड़े। वसीयत सुनने वाले हर एक इंसान की आंखों में आज आंसू थे और दोनों बेटे शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रिश्ता ना होते हुए भी राजू ने साबित कर दिया था कि इस दुनिया में एक ऐसा रिश्ता अब भी है जिसका नाम है इंसानियत।